नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना तिवारी फिजिक्स वाला टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के टॉपर्स सीरीज सेशन में। यहां पर आज हम मिलेंगे योगेंद्र कुमार जी से और जानेंगे कि क्या कुछ रहा इनकी तरक्की का सफर। सर प्लीज। यस मैम, थैंक यू मैम। माई सेल्फ योगेंद्र कुमार, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT BHU इन सिविल इंजीनियरिंग। और मैंने अपनी प्राइमरी की जो पढ़ाई की है वो जवाहर नवोदय विद्यालय एटा से की है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि IIT अगर आपका है तो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क रहा होगा कि IIT से और UPPCS तक पहुंचना। तो कैसा, मतलब ये थॉट्स कहाँ से आए आपके मन में, कैसा रहा सफ़र आपका? मैम, इंडिया में आप देखेंगे कि जिस गांव में, जैसे मैं रहने वाला गांव से हूँ, एटा एक डिस्ट्रिक्ट है मेरा, छोटे से गांव से हूँ। गांव में आप जब स्टार्टिंग में जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि मेरा बेटा DM बनेगा, IAS बनेगा, यही सिखाया जाता है। हम तो जानते भी नहीं थे कि इंजीनियरिंग क्या होती है। जब मैं नवोदय में गया तब पता चला कि BTech भी होती है IIT से, और वहाँ से जाने का फ़ायदा यह है कि जॉब आपकी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने IIT की तैयारी की थी, लेकिन मेरे अंदर थॉट जो था कि मुझे IAS बनना, वो बचपन से डाल दिया गया था। तो हुआ क्या था कि सबसे बड़ी बात क्या थी, जब मैं IIT में गया तो मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। क्योंकि मैं जब सेमिनार्स अटेंड करता था तो आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योर, तो आपने देखा होगा बहुत से सेमिनार्स होते रहते हैं IIT में। अच्छा माहौल था IIT में, डिफरेंट लोगों को सुनना। और IIT में सबसे बड़ी चीज़ है, ज़्यादा बातें होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप की होती हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मेरे लिए तो नया था कि गांव में तो ऐसी बातें नहीं सुनते हैं। तो मैंने भी 2017 के बाद एक स्टार्टअप शुरू किया था मैम। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो फेल हुआ। तो जब फेल हुआ तो घर वालों ने यही बोला कि लगता है तुम ये नहीं करो, ये तो बड़े लोगों का, पैसा वाले लोगों का वो एक बैकअप होना चाहिए। तो फिर मैंने 2019 से UPSC की तैयारी करना स्टार्ट किया था। फिर UPPCS में ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उसमें हो गया था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये आपने क्लियर कर लिया था UPPCS, राइट? तो सर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करना चाहूँगी कि चूँकि जैसा कि आपने बताया कि आप एक IITians थे, तो डेफिनेटली प्लेसमेंट वगैरह के आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस रहे होंगे। तो फिर उनसे जाकर के UPSC कैसे चुना आपने? क्योंकि प्लेसमेंट में नो डाउट कहते हैं कि अच्छी चीज़ें आपको देखने मिलती है और कुछ बहुत बेटर मिलता है। तो वहाँ से फिर UPSC में टर्न होना, क्योंकि आपको पता था कि मुझे पेशेंस रखना होगा। अगर मुझे PCS निकालना है या UPSC निकालना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो फिर कैसे? क्योंकि कम टाइम में जल्दी ज़्यादा पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे होगा? एक बहुत अच्छी स्टोरी है मैम। जब मैं जो IIT की कोचिंग था, मैंने कहीं से पेड नहीं किया है। मैं सुपर 30, आपने नाम सुना होगा। हाँ, एक सुपर 100 कोचिंग है कानपुर में, उसको गेल ने स्पॉन्सर किया है। तो मैंने वहाँ से इसका तैयारी किया था। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो पढ़ाने आते थे फिजिक्स। तो ये बोलते थे कि तुम्हें पैसा कमाना है तो IIT में जाइए, ठीक है। तो ये बोलते थे कि जब तुम IIT निकाल लोगे, तो मेरी मोटिवेशन था कि IIT निकालना। तो उनका एक स्टोरी था बहुत मस्त कि जब तुम IIT निकाल लोगे तो तुम भी करोड़ों कमा रहे होगे। जब करोड़ों कमाओगे तो IIT में जाओगे तो तुमको लड़की भी IIT वाली मिलेगी। तो मैं सोचता था 1 करोड़ मेरा, 1 करोड़ मेरी वाइफ का, 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। हर किसी का 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगता है। और दूसरा कि मेरे घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा एडुकेट हूँ। तो जब मेरा IIT में सिलेक्शन भी हुआ तो मुझे ब्रांच के बारे में ही नहीं पता था कि मुझे कौन सा लेना है। मुझे ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा पैकेज है। जैसे आप देखेंगे कि IIT में सबसे अच्छा पैकेज कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा है। क्या रहता है कि ये कोडिंग्स की हो गई या सॉफ्टवेयर का, इनका बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है मार्केट में। जो मार्केट में होता है उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। तो अब मेरे जब कुछ रिलेटिव थे जो थोड़े बहुत एडुकेट थे, उन्होंने बोला मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा पैसा तो सिविल इंजीनियरिंग में है। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। लेकिन जब मैं 4th ईयर में था तो प्लेसमेंट की, जैसे आपने पूछा प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, आप देखेंगे कि IIT में मैक्सिमम कंपनीज, आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो या सिविल इंजीनियरिंग से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम क्या एनालिस्ट, मार्केटिंग या कोडिंग, यही कंपनीज आती हैं। सिविल का 1-2 कंपनीज आएंगे। तो मैंने देखा यार सिविल इंजीनियरिंग किया है और मैं देखूंगा मार्केटिंग में जा रहा हूँ एनालिस्ट, तो मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया इसलिए। तो चलो स्टार्टअप एक मेरे लिए नया था। तो एक सीनियर थे, उनके मैं कॉन्टैक्ट में था, बोले स्टार्टअप करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए स्टार्टअप शुरू किया था। जब फेल हुआ था स्टार्टअप, तब मैं UPSC में आया 2019 में। ओके, तो सर जैसा कि आपको पता है कि आप IITians हो और उसके बाद आपने UPPCS की तरफ रुख किया, तो एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने उस समय पर क्या था कि कहाँ से शुरू करें, कैसे, क्या कुछ किया आपने? यस मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं 2017 में पास आउट हुआ तो मैंने एज ए स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो वो स्टार्टअप जब फेल हुआ 2019 में, तो घर वाले ही बोल रहे थे कि ये स्टार्टअप आपके लिए नहीं है,
आपके लिए एक बैकग्राउंड होना चाहिए, पैसे वाले घर से आना चाहिए। तो मैंने चलो ठीक है, फेल हो गए तो घर वालों की बात ही मान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2019 में एज ए यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया था, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए मैंने नहीं सोचा था। तो जब मैंने दोस्त ने बोला कि यार एक बैकअप रखना चाहिए, आपने देखा होगा एक सीरीज़ आई है एस्पिरेंट सीरीज़, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, तो वहाँ से बी प्लान एक था। तो ऐसे बी प्लान मैंने यूपीपीसीएस को देना स्टार्ट किया और लकी था कि मैंने पहली अटैम्प्ट में इसको दिया। तो प्रॉब्लम्स की बात करें मैम, जैसे होता क्या है कि आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आपके अंदर जो होना चाहिए वो पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किया तैयारी कि 6 महीने में आपका निकल जाएगा, 1 साल में निकल जाएगा। निकलते भी लोग, ऐसा नहीं निकलता है, लेकिन सही डायरेक्शन मिल जाती है, अच्छा लक होता है। मैं मानता हूँ लक मानी करता है। जैसे मैं बताऊँ, मेरा यूपीएससी में पहले अटैम्प्ट मैंने जीएस का निकाला, जो इसको प्रीलिम्स बोलते हैं। मेरा अच्छा खासा मार्क्स था, 114 के आसपास मार्क्स था, लेकिन सीसेट नहीं निकला। तो अब मैं आईआईटी से, मेरे दोस्तों ने मजाक बनाना स्टार्ट किया कि भाई आईआईटी से हो, क्यों नहीं सीसेट निकला। तो मेरा कहना क्या चाहता हूँ, मैं आईआईटी से होने के बावजूद भी मैं सीसेट नहीं निकाल पाया। कहते हैं हार्ड वर्क सबसे बड़ी चीज़ है, आप हार्ड वर्क करो तो किसी को भी बीट कर सकते हो। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम एक जर्नी शुरू करते हैं, जैसा कि आपने बोला कि यूपीपीसीएस कोई छोटा टास्क नहीं था, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी, तो इस जर्नी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, है ना। मतलब सम टाइम आपको ऐसा कहीं पे लगा होगा कि अब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, अब आपको गिव अप करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपने कैसे टैकल किया था? मैम ये जर्नी मोटिवेट कंटिन्यू आप कैसे रहे? यस मैम, बहुत से लोग आपने सुना होगा, बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे, आपको यूट्यूब पर बहुत से वायरल इंटरव्यू देखते होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस रैली में एक तपस्या है। इस तपस्या के लिए आपको बहुत से अप डाउन्स होते हैं। मैं बताऊं, कभी कभी मुझे भी एक डिप्रेशन जैसे लक्षण आते थे कि नहीं यार मुझे सही से नींद नहीं आ पा रही है, जो भी है प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आपका गोल सही है उसको डेली रिमेंबर करो, कहीं यार मुझे यूपीएससी निकालना है या पीसीएस निकालना है। तो उसके लिए कि आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन कि आप ड्रीम कनेक्ट करो अपने। मैं बताऊं कि जैसे ड्रीम के मैं कैसे कनेक्ट किया अपने आप को, जैसे मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी कि बनना है, तो मैं सोचा नहीं बनूंगा यार, मम्मी का ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके भी ड्रीम्स हैं वो उस ड्रीम को अपने इमोशनली अटैच करना बहुत ज़रूरी रहता है। जब इमोशनली आप अटैच करते हो तो आपको एक मोटिवेशन देता है। एक बार मोटिवेशन नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो और ये जर्नी लंबी जर्नी है, और लंबी जर्नी के लिए आपको मोटिवेट रहना, एक डेडिकेट रहना बहुत ज़रूरी रहता है। बिल्कुल। मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक वजह आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बराबर मोटिवेट रहना है तो दैट्स ग्रेट। ठीक, बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेटजी वगैरह कैसी क्या रही आपने, मतलब प्रिपरेशन के दौरान आप मोटिवेट भी आपने बता दिया आप किस तरह से मोटिवेट थे, लेकिन उस दौरान स्ट्रेटजी आपकी क्या थी कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो प्रीलिम्स या मेंस हो या फिर फाइनल हम सिलेक्शन एक बार में ले लें? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, आज मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं और बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं, आपने बहुत से एस्पिरेंट्स को सुना होगा जो सक्सेसफुल होते हैं, कि ये जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी की जो परीक्षा हैं, एग्जाम्स हैं, ये इनके लिए कंटेंट अथाह है, इनका कोई सिलेबस लिमिटेड नहीं है। और एक समंदर में एक बार घुस गए और हमको पता ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली चीज़ क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आपकी है कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कीजिए, उनको बार बार आपको रिवाइज करना है। जैसे मैं बताऊँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैं जो बुक्स पढ़ना लगाता, जैसे एनसीईआरटी आप बेसिक कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो मेन है, आप जियोग्राफी की एनसीईआरटी हो गया और आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और पॉलिटी की 11th-12th की, तो ये आपको करना है बेसिक। इसके बाद क्या है कि जैसे आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम हो गया, आप वो कर सकते हैं उसके हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और पॉलिटी का आपने एक सुना होगा लक्ष्मीकांत, वो तो करना ही, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल रिवाइज करना है। और दूसरा कुछ कोचिंग्स का जो मटेरियल आता है, कुछ भी, जैसे मान लो जैसे मैं बताऊं, जब मैं बोर होता था, जो भी हमारा एक रेगुलर प्लान था कि ये जब मैं बोर हुआ तो मैं मोबाइल उठाता था। तो मोबाइल के लिए मैं क्या करता, कुछ कोचिंग्स का मान लो जो भी अच्छे, बहुत सी मार्केट में कोचिंग, आप फिजिक्स वाला ही को ले लीजिए, आप इनके टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, आप इनके जो क्वेश्चन डालते हैं आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, आप बोर भी नहीं होंगे और आपने क्या क्या कुछ ना कुछ सीखा। तो टाइम को आपको सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो मतलब स्ट्रेटजी अगर बेहतर करनी है तो आपको अपना टाइम अगर यूटिलाइज भी करना है तो उसे एज अ फन आप स्टडी में ही लगाएं। हाँ ऑब्वियस बात है, उसको हम जैसे मैं बोर होता तो मैं क्या करता था कि उस वो टाइम में भी मैं कुछ वीडियोस देखता था। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी वीडियोस मुझे पता चले कि इसका करंट अफेयर अच्छा है, मान लीजिए आपकी फिजिक्स वाला की बात करें, जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोग बोलते हैं फिजिक्स वाला का करंट अफेयर्स है, या किसी भी मार्केट में बहुत से करंट अफेयर, आप बोर हो रहे हैं तो आप यूट्यूब पर देखना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से बोर हुए तो मैंने क्या कहा, टेलीग्राम के क्वेश्चन हैं, बहुत से मान लो 2-3 दिन हमने नहीं लगाया, कलेक्ट हो जाएंगे तो उनको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके जहन में ऐसी कोई स्टोरी होगी मतलब जो आप शेयर करना चाहें कि आपकी जर्नी के दौरान कुछ ऐसा, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग सब करते हैं बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो सीरियस नहीं होते, एंड दैट्स ट्रू। तो लेकिन
उनकी लाइफ में स्ट्रेटजी के दौरान ऐसा कुछ ज़रूर आता है जो उन्हें पिंच करता है। एक ऐसी कोई ना कोई स्टोरी हर एस्पिरेंट की होती है जो उसे पिंच करती है और उसके बाद लगता है कि नहीं अब तो करना है। तो वो आप ऐसी कोई स्टोरी आपकी लाइफ में रही हो? मैम सबकी लाइफ अलग अलग रहती है, सबके लिए स्टोरी अलग रहती है। मेरे लिए मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फैमिली था कि नहीं मुझे करना है, मेरी घर की कंडीशन सही नहीं थी, तो मुझे सोच लिया था कि यार यही कंडीशन चेंज कर सकती है, एक ही रास्ता है कि एजुकेशन, जिससे हम बदल सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा हो किसी के गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर देती है तो वो मोटिवेशन बन जाता है। मेरा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था, मेरा बस फैमिली मोटिवेशन था। और ये एग्ज़ाम निकालने के मोटिवेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक बैकअप रखना बहुत जरूरी है, होता है ना बैकअप के, इसलिए मैंने मेरे लिए पीसीएस बैकअप था। लेकिन कोई भी बैकअप रखो उसके लिए पढ़ाई तो करना है, और पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन की वजह बनाओ, वो वजह कुछ भी हो सकती है। अब मेरे दोस्त हैं, कुछ दोस्तों के लिए कुछ रीज़न दूसरा है कि नहीं यार मुझे दिखाना है, कि यार मुझे प्रूव करना है। तो कैसे भी मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, कैसे भी आप मोटिवेट होइए। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने अटेम्प्ट्स आपको लग गए थे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में? जैसा कि आपने बोला कि आपका जो पहला अटेम्प्ट था वो था यूपीएससी, और आप मतलब बेसिकली उसी में आपने बैकअप प्लान को यूपीपीसीएस समझा था। तो फिर उसमें कितने अटेम्प्ट किए, या यूपीपीसीएस में कैसा रहा सफ़र आपका उसमें? मैम यूपीएससी का तो मेरा सीसेट में वो जो हो सकते हैं नहीं क्वालिफाइड हुआ था, लेकिन मैं इस बार फिर दूंगा, उसके लिए सही से प्लान होकर दूंगा। और ये यूपीपीसीएस का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इसको सही से दिया, इस बार मैं फिर से दूंगा। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स हैं अपनी पढ़ाई को इंटीग्रेटेड रखें। जैसे एक बहुत अच्छा मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आप ट्रेन देखा होगा, ट्रेन में कोचेज होते हैं, एसी कोच होता है, एक होता है स्लीपर कोच होता है, एक जनरल कोच होता है, लेकिन चलते एक ही साथ हैं। तो हम जनरल कोच को मान लेते हैं प्रीलिम्स, और स्लीपर कोच को हम मान लेते हैं क्या, मेंस, और एसी कोच को हम मान लेते हैं इंटरव्यू। आप देखोगे कि वो ट्रेन एक साथ चलती है, तीनों डब्बे एक साथ चलते हैं, जो भी इनकी डाइवर्सिटी है। तो हमें क्या इंटीग्रेटर रखना है, लेकिन होता है कि तीनों की स्ट्रेटजी अलग है। आप जनरल में जाओगे बहुत भीड़ रहती है, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस करें कि यार मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप स्ट्रेटजी बनाइए, बार बार दीजिए, और मार्केट में आपको बहुत से पेपर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आप जितने लगा सकते हैं, फिजिक्स वाला का भी, और भी बहुत से मार्केट्स हैं डिफरेंट। आप लगाइए, जितनी आप डाइवर्सिटी से क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपको पता चलेगा मेरी कमी क्या है। फिर आता है मेंस। मेंस के लिए क्या है, अब ये तीनों कहते हैं इंटीग्रेटेड, जैसे ट्रेन एक साथ चलती है, तीनों डब्बे एक साथ चलते हैं, लेकिन क्या है उनके कंपार्टमेंट अलग रहते हैं। दिमाग में आपके कंपार्टमेंट अलग रहने चाहिए कि नहीं यार ये प्रीलिम्स है, ये मेरा मेंस है, ये इंटरव्यू है, तो सबको कमांड होके। अब मेंस के लिए क्या है कि मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक चीज़ देखा है, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि फिजिक्स वाला का एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, दूसरे से जो डिफरेंट है कि यूपीएससी टेलीग्राम इनका जो है वो एक क्वेश्चंस डालते हैं डेली, और फिर उसका एक आंसर्स आपको मिलता है। मैंने आंसर्स मॉडल मुझे कहीं नहीं मिलता था, मैंने देखा वहाँ मिलता है। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे क्या हुआ आपका मेंस बहुत अच्छा होगा। और इंटरव्यू तो देखो आपकी पर्सनैलिटी है, ऐसा है कि एक दिन में नहीं बदल सकते, उसकी प्रैक्टिस आप करो। आप प्रैक्टिस कैसे करो, दोस्तों से बात करोगे, वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको बात करने का तरीका चलेगा, डिफरेंट डायमेंशंस पता करें। और होता क्या है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं मैम, या आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक बदल जाती है, खुद अच्छी हो जाती है, बस आप उसको थोड़ा मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपका यूपीएससी में अभी तक आपने टोटल कितने अटेम्प्ट्स किए हुए हैं? हाँ मैम, मेरा यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट हो गया है। ओके। और यूपीपीसीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सिलेक्शन ले लिया। Yes, ma'am. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thanks, ma'am. तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही थी जब आप अपने प्रिपरेशन मोड में थे? तो मतलब कैसे कुछ आपने टाइम मैनेज कैसे किया था, टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे किया, या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह कहाँ से ली, कैसे लगाई, ये थोड़ा आप डिस्कस करेंगे? हुआ क्या था कि मैम मेरी क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, क्योंकि स्टार्टअप फेल हुआ था, वहाँ पर भी लॉस हुआ था, जॉब में कर नहीं रहा था, और घर वाले भी चाहते हैं कि अब बीटेक करने के बाद उनसे घर से पैसा मांगूं, नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया कि मेरा दोस्त था बाजीराव में तैयारी कर रहा था, तो उसका मटेरियल पड़ा था, मैं उसके रूम पर गया, उसका पूरा मटेरियल उठाया और वहीं से तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मटेरियल तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितनी मेहनत करते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या, बेसिक्स चीज़ें आपको कवर करनी है, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी कवर करना है, बेसिक्स जो बुक्स हैं वो आपको कवर करनी है, फिर उनको मल्टीपल रिवाइज करना है। आप टाइम टेबल बनाओ। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मोटिवेट आज हो जाएंगे 13 घंटे पढ़ेंगे, और कल देखा कि 0 घंटे पढ़ेंगे, फिर देखो 13 घंटे पढ़ेंगे, 3 दिन कुछ नहीं पढ़े, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम कह रहे हैं आप केवल 5 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, आप 4 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट।
आप कंसिस्टेंस होकर पढ़ेंगे, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। होता क्या है कि हम, जैसे मैं देखता हूँ प्लानिंग बनाया था, आप प्लानिंग बनाइए खुद की कि यार मुझे इतने से इतने बजे तक मुझे क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है या हिंदू पढ़ना है। ऐसे मान लो सुबह हिंदू आता है, जैसे मैं क्या दोपहर में पढ़ता था, सुबह क्या मुझे बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, कि दोपहर में चलो बोर हुआ तो मैंने हिंदू को पढ़ा, फिर हिंदू को समरी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, कहीं से वीडियो देखना है। ऐसे प्लान खुद का होना चाहिए। मेरी प्लानिंग नहीं पता होनी, मेरी तो अलग है, लेकिन मैं कह रहा एक प्लानिंग खुद की भी होनी चाहिए। तो सर एक यूपी पीसीएस की जर्नी में एक टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है? मैम यूपी पीसीएस के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि होता क्या है कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। हर किसी के पास 12 घंटे हैं दिन के, अब 12 घंटे कोई दूसरा पढ़ता है, उस यूटिलाइज करता है, उसका एग्जाम नहीं निकल जाता है, दूसरे का नहीं निकलता है। रीज़न क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रही। आप सही से बैठिए, घड़ी लगा के बैठिए, आप 1 महीने आपको देखिए घड़ी लगा के कि हमने 1 महीने में इतने घंटे पढ़ा, हमने क्या कवर किया, कितना खत्म किया, सच में खत्म। उसका आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है, उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊँ, प्रीलिम्स की बात बताता हूँ। प्रीलिम्स अभी आने वाला भी है, 14 मई को है यूपी पीसीएस का, और यूपीएससी का 28 मई को। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2 से 3 मंथ हैं। आप कैसे इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? इस टाइम में हमें टेस्ट सीरीज जितनी से ज़्यादा लगा सकते हैं, जितनी भी डाइवर्सिफाइड टेस्ट सीरीज लगाइए। आप कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप पिछले साल का कट ऑफ देखिए, कम आया कोई बात नहीं। मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मैं मेरा पहली बार जब मैंने दिया था, विजन का दिया था टेस्ट सीरीज, जो भी मार्केट में मिल जाता है, उसमें मेरे मार्क्स कितने आए थे? ऐसे ही आए थे लगभग 56। कितने में से? 200 में से। अब मैं तो डिमोटिवेट हो जाता है, यार मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं आया, मैंने एनालिसिस किया, 56 से फिर मैं 80 गया, 80 से 110 भी गया, तो मुझे लगा कि ठीक है। और इस एग्जाम में और रियल एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। अब बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको क्या अच्छा बनाता है। तो सर मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, आप थोड़ा एस्पिरेंट्स को बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब जब एक बार पेपर आपके सामने आता है तो उसको कैसे डील करें हम उसके साथ? हाँ, ये तो स्टडीज बहुत, क्योंकि एक समय के लिए हेजिटेट हो जाते हैं स्टूडेंट कि सब हौच पौच हो जाता है, कैसे करना है, उस समय पर क्या किया जाए? एक सबसे बड़ी बात है कि मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज। सबसे अच्छी स्टोरी क्या है कि जैसे एक आप पढ़ाई करते हो, 3 तरह के लोग होते हैं। मेरा जो स्टेज में ऐसा सोचता हूँ कि आपने दूध, मिल्क देखा होगा, मिल्क होता है। मिल्क को लोग किस में बदल लेते हैं? दही में बदलते, कर्ड बदलते हैं, दही को कुछ लोग घी में बदल लेते हैं। तो 3 तरह के लोग होते हैं। अब तीनों में से आपको क्या बनना मैं बताऊंगा। कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को हमेशा मिल्क की तरह रखते हैं। आप मिल्क को ज़्यादा दूर तक नहीं ले सकते, आप ले जाओगे फट जाएगा। दही को आपने दही की तरह तैयारी करो तो क्या हो जाएगा, वो दही को भी लेके जाओगे, वो क्या हो जाएगा, मट्ठा बन जाएगा, देखा और दुर्गंध देने का। लेकिन घी क्या होता है, घी को आप कहीं पर भी ले जाइए, आपको एक सॉलिड एक वैसा ही रहेगा। तो अब कहने का मतलब, आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पढ़ाई को, वो आपके पास एक रॉ मिल्क है, उस मिल्क को हमें घी में बदलना है। वो लोग बहुत से पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने पढ़ा क्या। आपने जो भी पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसको आप खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स ही आपके घी है, जो आपको बोल सकते हैं ऑयल, जो भी आपको बोलना है, तो उसको घी में कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि हम कंफ्यूज होकर आज पढ़ा, उसको हमने कुछ समरी नहीं निकाली, समरी निकालना है। आप जैसे एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस के हम प्रीलिम्स की बात करें, 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो 150 क्वेश्चंस को आप सही से एनालिसिस कीजिए। 150 में आप देखेंगे 30 क्वेश्चंस के आसपास उसका आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे? करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस में एक बहुत जैसा देखेंगे, जो ऐसा स्टेटस रहता है कि उनका जनवरी से लेके अप्रैल तक के ज़्यादा आते हैं। तो हमें जनवरी से फरवरी, जो भी अप्रैल तक है, अच्छे से करंट अफेयर को कवर करना है, बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके। तो 30 क्वेश्चंस करंट के आते हैं, तो आप 1 साल का कवर आपको करंट अच्छे से करना पड़ेगा। कहीं से भी कोचिंग्स होगा, कहीं से आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट आता है मैम, और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बताऊं, मेरा सोर्स क्या था यूपी पीसीएस के लिए सही से पढ़ने, घटना चक्र बहुत अच्छे उनके क्वेश्चंस आते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसका बार बार लगाइए, तो आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ऐसी दूसरा जियोग्राफी का बहुत अच्छा पोर्शन आता है, और हिस्ट्री का बहुत अच्छा पोर्शन रहता है। तो हिस्ट्री को हमें कवर करना है। और साइंस टैग का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घटना चक्र से, और ना तो डिफरेंट कोचिंग्स भी निकालती हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये करना बहुत, तभी निकलेगा प्रीलिम्स। तो या यूँ कहें कि जो प्रीलिम्स अगर हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो पहले हमें उन पे फोकस करना चाहिए जो हमसे बन रहा है ना, रिस्क लेने की बजाय। हाँ, ये भी आपका सही क्वेश्चन था, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि निकालने से आपने देखा होगा, कुछ लोग आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, सच बताऊँ। करना क्या है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस में, आप 130 से कम करोगे ना मैम, तो आपके 50% चांसेस कम हो जाते हैं कि आप नहीं होगा आपका। ओके। आप 130 से अबव करिए, आप करके देखिए। आपको नई चीज़ आपने हमारे एस्पिरेंट्स को बताई है।
तो होता क्या है कि जैसे कुछ लोग ऐसे मान लो 100 क्वेश्चंस उनको आते हैं और 100 उन्होंने अटेम्प्ट किया। अब मान लीजिए 100 उन्होंने अटेम्प्ट किया, 100 में से 20 क्वेश्चंस गलत होगा, कितने बचे? 80। कट ऑफ कितना जाता है? 90 जाता है, नहीं होगा ना। तो कहने का आपको 130 करना ही पड़ेगा। आप 130 करोगे, 20 गलत होगा और 20 गलत होगा, कितना बचा? 110। 10 आपको नेगेटिव बैलेंस कर देंगे, 100 बचा। तो आपको 130 करना ही अटेम्प्ट पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी नहीं है, आप करके देख लीजिए। मैं लोग जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं हम उनको यही बताना चाहते हैं, आप 130 से प्लस अटेम्प्ट करिए। आपका जो भी टोटल मार्क्स आएगा वो 100% 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा आएगा। ओके। बेशक आप गैस भी कर रहे होंगे, एलिमिनेट बोलना है जिसको एलिमिनेट बोलते हैं। एलिमिनेट क्या होता है कि आप सीख जाते हो, समझ में आता है कि यार ये होता है 50-50 कि यार इस ऑप्शन में ऐसा है, तो आप करोगे तो उसको फायदा मिलता है। तो सर अपने मेंस वगैरह मतलब क्या रही आपकी स्ट्रेटजी मेंस के लिए, कैसे आपने मेंस की तैयारी की थी? क्योंकि मेंस एक बड़ा टास्क होता है। और अच्छा, एक हमारे एस्पिरेंट्स के साथ ये एक और चीज़ है जो मैंने जनरली सुनी है कि जब आप यूपीएससी में स्पेशली हम फोकस करें तो वहाँ पर हिंदी मीडियम का रेशो डे बाय डे काफ़ी कम होता जा रहा है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? और अगर आप एक हिंदी मीडियम से हैं और आपको लग रहा है, पहले ही वो डर आ चुका है कि यूपीएससी नहीं निकलेगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो वो हिंदी मीडियम का फ़ायदा यूपी पीसीएस में कितना मिल सकता है? मैम ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी मीडियम के भी सिलेक्शन हो रहे हैं यूपी पीसीएस में। ये अलग बात है कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम से देते हैं तो रिजल्ट भी मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं। लेकिन आप रिजल्ट देखिए, आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारे मेंस के एग्जाम से आता है। प्रीलिम्स का तो मतलब क्या है कि आपने केवल आपको एक शॉर्ट लिस्टेड कर दिया सेकंड स्टेज के लिए। मेन जो आपका रिजल्ट है वो मेंस पर डिपेंड करता है। तो मेंस में वही जीतेगा जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी। उसका भी टेस्ट सीरीज आता है, क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी टीम जो फिजिक्स वाला टीम है, टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन डालती है, बता एक क्वेश्चन से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप एक क्वेश्चन लगाएंगे डेली, एक मंथ में कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन लिख। और मैं सच बताऊँ मैम, मैंने सच बताऊं 2 पेपर लिखा था और 2 पेपर लिखा था, उसका फायदा हुआ कि मेरा हो गया। अब मैं 10 पेपर लिख लेता, हो सकता है मैं एसडीएम बन जाता। डेफिनेटली। तो आपको रिटन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया है वहां जाके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सोचने में और करने में बहुत डिफरेंस आता है, आपको खुद समझना आ जाएगा। जब लिखोगे तो बोलोगे यार हमारा पेन ही नहीं चल रहा, हम लिख ही नहीं पा रहे, हमारे 2 क्वेश्चन और आपके 2 क्वेश्चन छूट गए। 20 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, हर पेपर में 2 क्वेश्चन छूट गए। 2 का मतलब क्या हुआ? 20 का होगा, 15 का 30 मार्क्स। तो आप तो पहले से कंपटीशन से बाहर हैं। हमें क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। मेंस एग्जाम में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। प्रीलिम्स से मैंने बताया कि 130 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मेंस में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, लिख के आना है, कैसे भी लिख के आना है, लिख के आना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी, और वो तभी हो पाएगा जब हमने लिखने की प्रैक्टिस की है। कुछ लोग होते बस लिखते नहीं है, सोचते हैं कि लिखना नहीं होगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क हमारे सामने आता है, वो है इंटरव्यू। तो कैसा था आपका इंटरव्यू? किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? पैनल कितना हम्बल था? कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? हाँ मैम, पैनल क्या, देखो पहले ही से एडुकेट लोग हैं, वो पहले से जॉब किए हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ऑब्वियसली तो बहुत हम्बल लोग होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं, तो उसमें कोई आप शिकायत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनैलिटी एक दिन का खेल नहीं है कि हमने कल बोलना स्टार्ट किया और देखे हम अच्छा बोले। मैं बताऊँ मेरी स्ट्रेंथ क्या थी कि मैं IIT BHU से था, तो बहुत से क्लब्स ज्वाइन किया था, बोलने का मौका मिलता था, तो मेरी एक सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो गई थी। दूसरा, मैंने जब स्टार्टअप किया तो मैं मार्केटिंग देखता था, तो मुझे बोलना आता था, तो बहुत सी मैं सेमिनार्स भी लेता था, तो बोलने की प्रैक्टिस हो गई थी। ऐसा लोग नहीं, मान लो जो लोग गाँव से हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। कि होता क्या है कि आप ऐसा नहीं कि हमारा मेंस निकल गया तब हम 2 महीने में प्रैक्टिस करते नहीं। ये क्या है, कंटिन्यूस जर्नी है। कहते हैं ना, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि AC डिब्बा, स्लीपर डिब्बे एक ही साथ चलते हैं, तो आपको कंबाइंड होकर दोनों को, सबको बैलेंस होकर एक साथ चलना है। कि हमने आज मान लीजिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की, आज हमने मेंस का भी क्वेश्चंस लिखा है, तो पर्सनैलिटी पर भी ध्यान दें कि हमने क्या बदला, क्या चेंज हुआ, हमारी पर्सनैलिटी में क्या कमी है। दोस्तों से पूछो यार कि मैं और क्या चेंज कर सकता हूँ। तो इंटरव्यू का 100 मार्क्स रहता है PCS में, और 100 मार्क्स क्या, 1 मार्क्स से आपका सिलेक्शन कर सकता है। तो 100 मार्क्स बहुत माने, जैसे मेरा 71 मार्क्स था, तो अच्छे मार्क्स थे। तो 71 मार्क्स तभी आएंगे आपके जब आपको बोलने की प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो आपने पढ़ाई की है उसको सही से एनालिसिस करो, कैसे इंप्लीमेंट करना है। और बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं मैम। जैसे मैं गया हूँ, मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने पहले बायोडाटा उनके पास पढ़ा रहता है मैम, तो उन्होंने देखा कि IIT से, तो अब IIT में क्या रहते हैं, हो सकता है उनका कोई रिलेटिव होगा, तो आप जैसा मानते हैं कि इंजीनियर्स कम नहाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि आज नहा के आए हो कि नहीं, तुम ऐसा सुने तुम्हारे पापा तुमसे गुस्सा होते, तुम नहाते नहीं हो। यानी सर ये हो सकता है कि आपने कहीं डाटा मिला हो, लेकिन ये आपके लिए गलत है क्योंकि मैं डेली नहाता हूँ, तो वो हंसने लगे। तो वो क्या, वो आपकी
चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप किसी ने आपसे बोला कि आप नहाके नहीं हो आज, या आप नहाते नहीं हो, तो मैं तो दुखी हो जाता। नहीं दुखी नहीं था, हमें बात करनी थी, नहीं सर ये गलत है, मैं डेली नहाता हूँ। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि आपके पापा आपसे बहुत खुश रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं? नहीं सर ऑब्वियसली बात सर, मैं आईटी में गया, मेहनत करके गया, मेहनत करता हूँ, उनकी बात मानता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो खुश तो होंगे। अच्छा चलो किससे नाराज़ होते हैं? तो उन्होंने एक इनफॉर्मल बात स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे फिर आपके टॉपिक्स पर आ जाते हैं। फिर वो आपकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कहते हैं ना आप डेप्थ में चले जाएंगे। जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, तो उन्होंने क्वेश्चन से ऐसे पूछना स्टार्ट किया कि रेलवे पर जो स्टोन्स पड़े होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो वो आपके जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है उसके क्वेश्चंस होते हैं, और आपने जो आपका ऑप्शनल है उससे क्वेश्चंस होते हैं, और बेसिक जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने आसानी से आंसर दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके इंटरव्यू में, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। यस मैम। जैसे मान लीजिए किसी के फादर शॉपकीपर हैं या कोई बिजनेस है, तो वो आपसे इकोनॉमी रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो होते हैं जनरल क्वेश्चन। अब जैसे मान लो किसी का पापा बिजनेसमैन है, तो वो आपके क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पापा क्या करते हैं, अपने बिजनेसमैन है, तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास आएगा कि आप क्यों नहीं बिजनेस में जाना चाहते हैं? मोदी जी आपको एंटरप्रेन्योरशिप इतना प्रमोट कर रहे हैं, आप सरकारी जॉब में क्यों जाना चाह रहे हैं? तो उसके लिए आपको आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मोदी जी ने स्टार्टअप वगैरह चलाया है, स्टार्टअप के लिए काफी ज्यादा फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। यस मैम। तो साथ ही वो जीएसटी वगैरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन रहा है। तो बेसिकली ये कि जो आपका बैकग्राउंड होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आपको टैकल करने ही पड़ेंगे। yes, अच्छा, तो सर हम आते हैं अभी सब्जेक्ट पे अपने। तो सब्जेक्ट पे जब हम पहुंचते हैं तो सब्जेक्टिव टाइप में किस तरह के क्वेश्चन थे? सब्जेक्ट जैसे मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग, तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपका उस समय मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। अब तो एंथ्रोपोलॉजी यूपीपीसीएस से हट गया है, कॉमन हो गया है। तो एक अब तो अच्छा, लोग जो शिकायत करते थे कि मैथ्स वाले का सिलेक्शन हो रहा है और जो आर्ट साइड के हैं उनका नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब तो क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, सबके लिए समान है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के घाटा, कुछ का फायदा है, लेकिन कहते हैं जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स ही उनको एक रास्ता दिखाती है, तो उसको सही से यूटिलाइज करना है। तो बेसिक्स क्वेश्चंस थे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी से उन्होंने पूछ लिया था कि आप कल्ट क्या समझते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है रिलीजन पढ़ना रहता है, तो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। और क्या होता है, इकोनॉमी से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे मुझसे पूछ लिया था कि दास कैपिटल के राइटर कौन हैं, तो बेसिक था, तो उसमें कोई इतना टफ नहीं था। तो सर ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आप वहाँ पर थोड़ा सा स्टक हुए हो इंटरव्यू में? ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो? हाँ, जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मैं देखता हूँ यूपीएससी और यूपीपीएससी के इंटरव्यू में डिफरेंस ये है कि यूपीपीसीएस का थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछ लेते हैं। और यूपीपीसीएस में आप देखेंगे, यूपीएससी में जैसे पूछे ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो जो कुछ इन लोगों ने भी कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किया, इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। जैसे मैं कुछ फंस गया था एक जगह, उन्होंने पूछा था कि उस समय एक केस चल रहा था कि वेस्ट बंगाल में किसी का एक करप्शन का केस था, कोई लीडर था, तो उस समय मुझे नाम नहीं पता था कि वो लीडर का केस चल रहा है, तो आपका क्या उस पर व्यू है? तो मैंने सिंपल ये बोला कि सर मेरा व्यू है कि उसकी सीबीआई से अच्छे से निष्पक्ष होकर उसकी वो की जाए, सर्च की जाए कि किसकी मिस्टेक है। बोले वो तो हो रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो सब्जेक्ट में क्या होता है, आप ऐसा फील मत करो कि आप गलत हो, वो बस आपको डीप जाना चाह रहे हैं। आप हो सकता है आप डर जाओ कि यार सर को पता नहीं सर क्या जानना चाह रहे हैं। आप अपने व्यू सही तरीके से जो आपको लगता है वो रखो, और लेकिन ये कि बैलेंस रखो। अब ये नहीं कि हम नेगेटिव चले जाने कि नहीं सर ये वेस्ट बंगाल टीएमसी पार्टी खराब है या ये पार्टी, वो आपको करना ही नहीं है। आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना, पार्टी सब सही होती है, सबका काम सही करना होता है, तो ऐसा आंसर। तो सर काफ़ी अच्छा लगा, आपने अपनी जर्नी बताई हमारे एस्पिरेंट्स को। आई एम श्योर ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपसे। एक लास्ट मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्या देना चाहेंगे आप? बस मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी आप फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी मेहनत के सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप प्रीलिम्स निकालना चाहोगे, आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आप अच्छे से टेस्ट लगाइए। कोई भी आपको दोस्त हो सकता है सेशन दे दे कि नहीं इतने टेस्ट लगाने से हो जाता, नहीं, आप लगाइए। वो 10 बोले आपके तो 20 लगाइए। जैसे मेरा सीसेट नहीं निकला, मेरे दोस्त ने बोला कि IIT से निकल जाएगा। कोई ना, हार्ड वर्क से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। प्रैक्टिस करिए, वही सबसे बड़ी बात होती है। आप बोलें कि IIT के लोग निकलते, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो बेसिक लोग होते हैं, आप देखेंगे मेरे बहुत से दोस्त हैं आर्ट्स हैं, वो निकालते हैं। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। सिंपल भाषा में हम बात करें, मेहनत करनी पड़ेगी। बोल सकते हो हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज की इस टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज को। मिलेंगे अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।